हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण की बुक के 7 अध्याय कंप्लीट करवाए जाएंगे। सभी अध्यायों के नाम यहाँ पर क्रम वाइज दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों के वो सारे पॉइंट बताए जाएंगे जिनसे भी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है या आगे आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम इन सभी अध्यायों को कंप्लीट करेंगे, उससे बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय फर्स्ट है चलो चलें स्कूल। इस अध्याय में बताया गया है कि अलग अलग जगह के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज सभी को क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों के स्कूल जाने के तरीके। फर्स्ट पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में बच्चे ट्राली से स्कूल जाते हैं। कैसे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ट्राली का फिगर भी दिखाया गया है। ये एक लोहे का रस्सा होता है जो एक पार से, जैसे बीच में नदी है तो इस पार से दूसरे पार ये बांध दिया जाता है किसी मजबूत पत्थरों से या लकड़ी की सहायता से, और ये इस लोहे के छल्ले में बच्चों को बैठा दिया जाता है और जो पुली होते हैं वह एक पार से दूसरे पार बच्चों को सरका देते हैं। पढ़ते हैं इसमें ट्राली से कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं लद्दाख में। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी कैसी होती है? खूब चौड़ी होती है और गहरी। आगे है नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों से या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से बंधी होती है। इसी में यह ट्राली को लगाया जाता है। आगे है ट्राली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। ये जो ट्राली होती है लकड़ी से बना एक झूला होता है और पुली इसको बच्चों को बैठाकर इसको सरका देता है, जिससे बच्चे आराम से इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये हो गया लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखेंगे केरल। केरल में बल्लम का प्रयोग किया जाता है। बल्लम क्या होती है? ये एक प्रकार की नाव होती है। देखते हैं बल्लम के बारे में। बल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है कि ये लकड़ी की बनी एक नाव होती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बल्लम क्या होती है, तो बल्लम लकड़ी की बनी एक नाव होती है। इसमें बच्चे बैठकर नदियों को इस पार से उस पार आसानी से जा सकते हैं। तो केरल में बल्लम का प्रयोग किया जाता है, लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे ही ऊँट गाड़ी, बैलों की जगह इसमें ऊँटों को बांधा जाता है। तो यहाँ पर ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है राजस्थान। ये ऊँट गाड़ियाँ हैं, इसमें कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये एक ऊँट गाड़ी को चला रहा है और ये ऊँट हैं। पढ़ते हैं इसे। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। रेगिस्तानी इलाके में दिन में जब धूप निकलेगी तो रेत बहुत ज़्यादा तप जाएगी। तो दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? ऊँट रेगिस्तानी इलाकों में राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में किसका प्रयोग किया जाता है? ऊँट गाड़ी का, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखेंगे असम। बाँस से बना पुल। असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुलों का प्रयोग करते हैं। असम में बांस से बताया गया था, कक्षा 3 का जो एनसीईआरटी का वीडियो दिया गया था उसमें बताया गया था कि असम के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचाई बांस पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बांस के पुलों का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब बांस के पुलों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखते हैं, ये देखिए ये बांस के पुल हैं और ये बच्चे दिखाए गए हैं, इनमें चल रहे हैं संभल कर। तो बांस से बने पुल का प्रयोग किया जाता है असम में। पढ़ते हैं इसे। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। असम में बहुत बारिश होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। देखिए यहाँ एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में
बांस को पकड़ते हैं। क्या करते हैं, एक हाथ से किताबें उठाते हैं क्योंकि ये बहुत पतला है, तो दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो देखिए कंप्लीट हुआ ये। असम में जो बच्चे एक स्कूल जाते हैं वह बांस के बने पुलों से जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैदानी इलाका। मैदानी इलाका में प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी ये देखिए दिखाई गई है, ये भी ऊँट गाड़ी की तरह ही होती है। इसमें बैलों का प्रयोग किया जाता है। बैल इस गाड़ी को खींचते हैं और ऊँट गाड़ी में ऊँट उस गाड़ी को खींचते थे। तो बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाके में किया जाता है जहाँ ऊबड़ खाबड़ ना हो ज़्यादा। देखते हैं इसमें, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है मैदानी इलाका में, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे लंबे रास्ते। लंबे रास्ते में बच्चे क्या करते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं। जहाँ स्कूल जाने के लिए बहुत दूर दूर होते हैं स्कूल, तो वहाँ पर बच्चे साइकिल की सवारी करते हैं। साइकिल की सवारी, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जा रही हैं। तो लंबे रास्ते में साइकिल का प्रयोग करते हैं और मैदानी इलाके में भी बताया गया बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जुगांड। जुगांड ये गुजरात में चलती है। ये भी एक प्रकार की गाड़ी होती है। ये यहाँ पर देखिए दिखाई भी गई है। क्या होती है जुगांड, देखें इसमें। जुगांड, हमारी गाड़ी का नाम है जुगांड। ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ये जुगांड जो होती है, ये जैसे इधर उधर पड़े हुए सामान से बना दी जाए तो वैसे ही इसको बनाया जाता है। ये गुजरात में चलती है। आगे से तो ये मोटर बाइक की तरह दिखती है, ये देखिए, लेकिन पीछे से फट्टों की बनी होती है। तो ये हो गया जुगांड। अब आगे देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। यहाँ बच्चे कैसे जाते हैं देखते हैं। ये देखिए दिखाया भी गया है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में न तो बल्लम की नाव चलेगी और ना ही यहाँ ट्राली का प्रयोग किया जाता, ना ही यहाँ बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता। ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते उत्तराखंड में होते हैं, यहाँ बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भागते हुए चले जाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। जुगांड गुजरात में चलती है और उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, यहाँ बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर की पहाड़ियों बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, तो बर्फ़ पर बच्चे कैसे चलेंगे देखते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। बच्चे कह रहे हैं उत्तर की पहाड़ियों के कि देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। ताज़ी बर्फ़ पर पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पैर जमाते हुए चलते हैं। अगर बर्फ़ ताज़ी हुई तो वह जमेगी, ज़्यादा जमी नहीं होती, उसमें बच्चों के पैर फंस जाते हैं। अगर वह एकदम से जमी टाइट हुई तो उसमें फिसलने का भी डर रहता है। तो ये कंप्लीट हुआ उत्तर की पहाड़ियाँ। इन्हें सब याद रखिएगा। केरल में बल्लम का प्रयोग किया जाता है। लद्दाख में ट्राली का प्रयोग किया जाता है। जुगांड गुजरात में चलती है। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे हाथ पकड़कर पैर जमाते हुए स्कूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अध्याय सेकंड, कान कान में। इसमें जानवरों के, पक्षियों के कुछ कानों के बारे में बताया गया है। जैसे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं दिखाई देते। अब देखिए बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस को ले लीजिए, उनके कान बड़े बड़े होते हैं। हाथी को ले लीजिए, उसके कान और बड़े होते हैं। पक्षियों को ले लीजिए तो उसके कान तो आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, लेकिन होते हैं। तो इस तरह अलग अलग जो जानवर होते हैं उनके अलग अलग तरह के कान होते हैं। कुछ के बहुत छोटे कि दिखते ही नहीं, कुछ के मीडियम, कुछ के बहुत बड़े। नेक्स्ट पॉइंट है,
पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके शरीर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। देखिए वही पॉइंट आ गया। पक्षियों के जो कान होते हैं वे दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं की मदद से वह सुनते हैं। और ये सिर के दोनों तरफ होते हैं, मतलब 2 कान इनके भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जानवरों की खाल पर डिजाइन। अब आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, यहाँ पर एक ही जानवर दिखाया गया है, तो आप लोगों ने बहुत सारे जानवर देखे होंगे जिनकी खाल पर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन या पैटर्न होता है। ये किस कारण होता है, यहाँ पर देखेंगे हम। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि जानवरों के शरीर पर जो बाल होते हैं, विभिन्न पैटर्न होते हैं, वे किस कारण होते हैं। तो ये उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। अगर इनके शरीर में बाल हैं जो, इनको एकदम से साफ कर दिया जाए तो इनके शरीर में ना ही कोई रंग रहेगा और ना ही कोई डिजाइन रहेगी। तो याद रखिएगा, जानवरों के शरीर पर बाल, उनके डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, जैसे गाय, भैंस, हाथी आदि। ये भी देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि वो जानवर जिनके कान बाहर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जैसे कान के बहुत बड़े होते हैं, गाय के, भैंस के, इनके कान बड़े बड़े दिखाई देते हैं, और जो हाथी होता है उसके भी बहुत बड़े कान होते हैं। तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो क्या शर्त है यहाँ पर, जिनके कान बड़े बड़े होंगे, उनके शरीर पर बाल होंगे तो वे बच्चे देंगे, जैसे गाय, भैंस, हाथी आदि। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए, जिन जानवरों के बाल बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। अब यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा कह रहा है कि जिन जानवरों के बाल बाहर दिखाई नहीं देते उन कान, यहाँ पर कान होगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। इसमें कान बाहर दिखाई देते थे, बाल होते थे और वे बच्चे देते थे। मतलब जिनमें कान बाहर दिखाई नहीं देंगे, छोटे छोटे होंगे, उनके बाल भी नहीं होंगे और वे अंडे देंगे। जिनके कान बड़े बड़े होंगे, दिखाई देंगे, उनके बाल भी होंगे और वे बच्चे देंगे। तो अंडे देने में कौन कौन आते हैं, जैसे छिपकली, मगरमच्छ, पक्षियाँ, इनके कान बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं हैं। क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जानवर अब धरती पर नहीं है, तो यहाँ पर अगर डायनासोर दिया हो तो राइट आंसर हो जाएगा डायनासोर। बहुत साल पहले थे लेकिन अब ये विलुप्त हो गए हैं। सभी पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। अब अध्याय 3 है नंदू हाथी। इसमें हाथियों के बारे में बताया गया है, कितना भोजन करते हैं, क्या उनको पसंद है। तो इस अध्याय का नाम है नंदू हाथी। हाथियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए हाथियों का फिगर भी दिखाया गया है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। देखिए इस चित्र में छोटे छोटे हाथी हैं, बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, ये सबसे बड़ा हाथी है। तो एक बड़ा हाथी जो होता है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक पॉइंट से नहीं पूछा जाएगा, कई सारे पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3 2 3 4 ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो एक बड़ा हाथी जो होता है वह दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अब हाथी का भार इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को लग जाता है कि बहुत ज़्यादा आराम करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है। कितने घंटे लगभग सोता है, 2 से 4 घंटे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। क्यों उसे पसंद है, क्योंकि उससे हाथी का जो शरीर होता है उसको ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी के जो कान होते हैं बहुत बड़े होते हैं। देखिए ये बड़े बड़े कान हैं यहाँ पर दोनों साइड, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब गर्मी लगती है हाथी को तो वह इनसे पंखा कर लेता है, हवा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है और झुंड के सभी फैसले यही करती है। हाथियों के झुंड में कौन होता है? केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हथिनियाँ हो गई और उसके बच्चे होते हैं हाथियों के झुंड में केवल। और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, सबसे बड़ी हथनी होगी, वही पूरे झुंड की नेता होगी। वो जो फैसले करेगी सभी लोग उसको मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं तथा हाथी 14 से 15 साल तक के झुंड में रहते हैं, फिर वे छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अब ये देखिए ये पॉइंट कि एक झुंड में कितनी हथिनियाँ होती हैं? हथिनियाँ और बच्चे 10 से 12। हाथी जो होते हैं जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वह झुंड छोड़ देते हैं। सिर्फ 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो मतलब जब हाथी 14 से 15 सालों में झुंड को छोड़ देंगे तो उसमें बचेगा कौन? हथिनियाँ और बच्चे। नेक्स्ट, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। अपने मित्रों की, हाथियों के भी मित्र होते हैं, तो जब कोई परेशानी आती है तो वे उनकी मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये कंप्लीट हुए हाथी के विषय में पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, हर बार आता है ज़्यादातर, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीट, जुआ या कीलनी आदि को खाता है। ये देखिए भैंस दिखाई गई है, ये इसके ऊपर बगुला बैठा है। तो बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? क्योंकि इनके बीच सहजीवी संबंध होता है। और यह जो भैंस में परजीवी कीट होते हैं जैसे जुआ, कीलनी, ये इनके शरीर में होते हैं, तो इन्हीं को यह खाता है। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सहजीवी संबंध और परजीवी कीट को खाना। पेपर में कई बार पूछा गया जिसमें सहजीवी संबंध बस ऑप्शन में रहता है, कई बार ये भी पूछा गया जिसमें परजीवी कीट को खाना ऑप्शन में रहता है। तो ये दोनों ही चीज़ें समझ लीजिएगा। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया है तो दोनों सही, तो वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 3 भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 4, अमृता की कहानी। अमृता एक लड़की है जिसकी कहानी इसमें बताई गई है, वृक्षों से संबंधित है, वृक्षों की कैसे रक्षा करती है। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के जोधपुर के पास खिजडली गांव है। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि खिजडली गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है, जोधपुर के पास। उस गांव में बहुत से खिजडली के पेड़ थे, इसीलिए उसका नाम खिजडली पड़ा। क्यों खिजडली नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ बहुत से खिजडली के पेड़ थे। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका बहुत हरा भरा है। अब ये राजस्थान में है, तो राजस्थान तो रेगिस्तानी इलाका है, तो ये रेगिस्तानी इलाका है, फिर भी यह आज भी बहुत हरा भरा है। क्यों हरा भरा है? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है। वो बिश्नोई जो लोग होते हैं वह यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं, कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा पाता, तो इसीलिए आज भी यह इलाका हरा भरा है। नेक्स्ट देखेंगे, अब खिजडली में खिजड़ी के पेड़ थे। यहाँ पर खिजड़ी होगा, खिजडली में खिजड़ी के पेड़ पाए जाते थे, इसीलिए इसको खिजडली नाम पड़ा। अब देखेंगे खिजड़ी के वृक्ष की कुछ विशेषताएं। खिजड़ी फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब रेगिस्तानी जो इलाका होता है वहाँ ज़्यादा पानी तो होता नहीं है, और खिजड़ी का जो वृक्ष है वह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा में काम आती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। सभी पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में, या ऑप्शन में हो रेगिस्तानी इलाका, तो वो भी राइट होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, इस पेड़ की फलियाँ की सब्जी भी बनाई जाती है। इसमें जो फलियाँ लगती हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में छोटे छोटे बहुत से बच्चे खेलते हैं। ये देखिए पेड़ दिखाया गया है, ये छायादार वृक्ष होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसको जानवर खाते हैं और इसके नीचे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 5 में अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें अनीता नाम की एक लड़की है जो पढ़ाई भी करती है और पढ़ाई के साथ साथ मधुमक्खी पालन का काम भी करती है। फर्स्ट पॉइंट है बेचाहा गांव। बेचाहा गांव है मुजफ्फरपुर ज़िला में।
नेक्स्ट है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन का शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। इम्पॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन का शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। क्यों होता है? क्योंकि ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। किसके फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं? लीची के, ये फरवरी में खिलते हैं। आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये फिगर में कुछ दिखाया गया है, अच्छे से देखिए ये चित्र, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मधुमक्खियों के छत्ते की विशेषताएं देखते हैं। एक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये एक छत्ता है पूरा, इसमें क्या होता है? रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में कई सारी मक्खियाँ होती हैं, जैसे रानी मक्खी, नर मक्खी, काम करने वाली मक्खी। तो रानी मक्खी जो होती है वह अंडे देने का कार्य करती है, और नर मक्खियाँ भी होती हैं, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। काम करने वाली मतलब मजदूर भी कह सकते हैं। तो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों को रस ढूंढना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना इनके कार्य होते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कार्य तो इन्हीं के हो गए, काम करने वाली मक्खियों के ही। शहद के लिए रस, फूलों से रस भी यही ढूंढती हैं, छत्ता भी यही बनाती हैं, और बच्चों को का पालन भी यही करती हैं। रानी मक्खी का कार्य केवल अंडे देना होता है। नर मक्खी कोई कार्य नहीं करती, कुछ खास कार्य नहीं करती नर मक्खी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं, फूलों के रस से ही मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो वह कैसे एक दूसरी मक्खियों को बुला लेती हैं? जब भी किसी मक्खी को किसी पुष्प में रस मिल जाता है, किसी पेड़ में रस मिल जाता है, तो वह क्या करती हैं? एक विभिन्न प्रकार का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि उसको वहाँ पर रस मिल गया, और वो तुरंत वहीं जाकर पहुँच जाती हैं। तो ये क्लियर हुआ मधुमक्खियों के छत्ते की विशेषताएं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मधुमक्खियों की तरह ही चींटी भी मिलजुल कर रहती हैं। जैसे मधुमक्खियाँ एक झुंड में रहती हैं, वैसे चींटियाँ भी देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी घरों में निकलती हैं इकट्ठे, एक झुंड में ही या लाइन बनाकर चलती हैं, तो वह भी मिलजुल कर ही रहती हैं। सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। चींटियाँ भी कई तरह की होती हैं, जैसे रानी चींटी अंडे देती है, यहाँ पे भी देखिए आ गई रानी चींटी, इसका कार्य होता है अंडे देना। सिपाही चींटी का कार्य होता है बिल का ध्यान रखना, और काम करने वाली चींटियों का कार्य होता है भोजन को ढूंढकर बिल तक लाना। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो समूह में कौन कौन से रहते हैं? मधुमक्खियाँ रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, दीमक और ततैये, मतलब ये तीनों याद रखिएगा, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, दीमक और ततैये तीनों समूह में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, RTE अधिनियम 2009, इसी को हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन अधिनियम या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्या होता है ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है? ये जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इसे याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, उनको मुफ्त एवं निःशुल्क बिना पैसों के अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा प्रदान की जाए का अधिकार देता है। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 6, ओमना का सफ़र। ओमना नाम की एक लड़की है, इसमें वह घूमने जाती है, जिसमें वह एक डायरी बनाती है और अपने हर जगह के हर एक चीज़ नोट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अहमदाबाद गुजरात रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बेचने वाले मिलेंगे। अहमदाबाद स्टेशन से जैसे कभी आप गुजरेंगे तो वहाँ पर जो बेचा करते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो वहाँ पर अधिकतर मिलती है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। याद रखिएगा, ये एक बार पेपर में आ भी चुका है। ये देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है, ढोकला चटनी है और ये नींबू वाले चावल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वलसाड गुजरात स्टेशन पर खाने पीने की अधिकतर चीज़ों में बटाटा वड़ा, पूड़ी साग तथा ठंडा दूध बेच रहे थे। अब अहमदाबाद भी गुजरात में ही है, यहाँ पर ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल मिलते हैं, और गुजरात में वलसाड भी गुजरात में है, यहाँ पर बटाटा वड़ा, पूड़ी साग और ठंडा दूध मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये तीनों ही जगह गुजरात में हैं।
किस राज्य में है ये तीनों ही? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कोझिकोड केरल में है। आगे देखेंगे अध्याय 7 खिड़की से। ओमना के सफ़र को ही आगे बढ़ाते हुए जब वह कुछ दूर पहुंचती है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये अध्याय रखा गया है। ओमना के सफ़र से ही ये रिलेटेड है। खिड़की से फर्स्ट पॉइंट है मंडगांव। मंडगांव गोवा में है। क्वेश्चन आ सकता है कि मंडगांव का संबंध कहाँ से है, तो गोवा राज्य से है। गोवा कहाँ पर है? ये यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है और इन्हीं के बीच में छोटा सा गोवा है। तो मंडगांव गोवा में है। नेक्स्ट है गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। अब जो ये भारत का मैप दिखाया गया है यहाँ पर, तो इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है। ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो पूर्वी घाट ये वाला है और पश्चिमी घाट ये वाला है। तो गोवा से जो केरल का रेल रास्ता है, अभी गोवा आपको ये यहाँ पर गोवा है और ये यहाँ पर केरल है। तो गोवा से केरल के जो रेल रास्ता है यहाँ पर 92 सुरंग, याद रखिएगा इसे, 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में है। ये पश्चिमी घाट का इलाका है, तो ये सुरंगें कहाँ पर हैं? पश्चिमी घाट पर्वतों पे। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरेगी। गुजरात से जब केरल जाना होगा, गुजरात कहाँ पर है? ये देखिए, ये गुजरात वाला हिस्सा है और ये सबसे नीचे यहाँ पर केरल है। ये यहाँ पर केरल है। तो गुजरात से जब केरल जाएंगे तो ट्रेन किस किस जगह से होकर गुजरेगी? तो गुजरात से सबसे पहले आएगी महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है और इसके बाद ये केरल है और यहाँ पर गोवा भी है। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर आ जाएगा केरल। तो बीच में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कंप्लीट हुआ ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मूमा माँ की माँ को कहते हैं। माँ की माँ को हम लोग साधारण भाषा में नानी कहते हैं और माँ की बड़ी बहन को हम लोग मौसी कहते हैं, लेकिन मलयालम भाषा में यहाँ पर पूछ रहा है तो मलयालम में वली अम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को और अम्मूमा कहते हैं माँ की माँ को। आगे देखते हैं भाषा जहाँ बोली जाती है राज्य। यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं और वह भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं ये बताया गया है। फर्स्ट देखते हैं मलयालम। मलयालम बोली जाती है केरल में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, यहाँ पर गुजराती है, गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। क्लियर हुआ ये? आगे देखते हैं। 7 अध्याय कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों के पेपर में पूछे गए हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी और अच्छी बनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिज़ाइन। पशुओं की त्वचा पर जो विभिन्न डिज़ाइन होते हैं वह किस कारण से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ऑप्शन नंबर बी उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, डी परावर्तित प्रकाश के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पशुओं की त्वचा पर जो बाल होते हैं वह बताए गए थे कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। विभिन्न पैटर्न जो होते हैं पशुओं की त्वचा पर वह उनके शरीर में बालों के कारण होते हैं। अगर वे बाल नहीं रहेंगे तो ना ही कोई रंग रहेगा और ना ही कोई डिज़ाइन रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, देखिए ये क्वेश्चन आया था सीटेट फरवरी 2016 में। क्यों बैठता है? बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला भैंस को डरा तो पाएगा नहीं क्योंकि उतना छोटा सा होता है, भैंस इतनी बड़ी होगा नहीं। बगुला खुद भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, भैंस के ऊपर बैठ के क्यों जाएगा? ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि उनके बीच सहजीवी संबंध होता है और वह भैंस के ऊपर जो जुएं और परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। कितनी सुरंग बताई गई थी? 92 सुरंग और लगभग 2000 पुल हैं। तो
तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। किन पर्वतों में हैं? ये क्वेश्चन भी देखिए आया था सीटेट फरवरी 2016 में। विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली। अभी पीछे मैप में दिखाया गया है, तुरंत आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो सुरंगें हैं पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट इधर वाला हिस्सा था, जैसे ये भारत वाला नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी वाला, तो इधर वाला था पश्चिमी घाट। और इधर ही साइड सबसे नीचे केरल है और गुजरात भी इधर ही है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? 3 कीट बताए गए थे अभी पीछे आपको, तो कौन सा एक साथ नहीं रहता? ततैया या बर्रा, ये था। चींटी, ये भी एक साथ रहती हैं। दीमक, मकड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मकड़ी जो होती है ये एक साथ नहीं रहती, बल्कि यह अकेले रहती है। और ये जो तीनों हैं ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, ये सभी एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन पीछे बताया जा चुका है, तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो बताया गया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वह मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता था? राजस्थान के खिजड़ली गांव में। तो इसके विषय में सही कथन को चुनना है। यहाँ पर फर्स्ट कथन है, यह वृक्ष मुख्यतया रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। राइट है ये। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी राइट है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी राइट है। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पाइप से इस जल को पीते हैं। इसे ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जल भी नहीं होता, ये रॉन्ग है। ये भी एक वृक्ष की विशेषता है, आगे जब आपको और चैप्टर बताए जाएंगे तो उसमें ये बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। देखिए किस ऑप्शन में है 1, 2, 3? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, 2, 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर हाथियों के विषय में पूछ रहा है, तो कई सारे पॉइंट बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए कई कथन भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है, हम लोग सोचेंगे कि हाँ उनका भार तो बहुत अधिक होता है तो इसलिए वो अधिक आराम करना पसंद करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, बहुत कम आराम करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, 3 महीने के हाथी का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 2 कुंटल नहीं बताया गया था, बल्कि 100 kg से ज़्यादा, मतलब 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100 kg से ज़्यादा बताया गया था और 100 kg होता है 1 क्विंटल। नेक्स्ट है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। अभी बताया गया है कि 8 से 10 नहीं बल्कि 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 महीने का हाथी का भार लगभग 2 कुंटल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। कई कथन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सत्य कथन को चुनना है, ये भी हाथी से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम्स में। फर्स्ट है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। राइट है, ये बताया गया है आपको। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 घंटे दिया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे। नेक्स्ट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। 200 किलोग्राम मतलब 2 कुंटल। राइट है ये। नेक्स्ट है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी राइट है। तो इसका जो राइट है 1, 3, 4, देखिए किस ऑप्शन में दिया है 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सीटेट फरवरी 2014 में आया क्वेश्चन है। फर्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बताया गया अभी आपको पीछे कि जिन जानवरों के कान होंगे वह बच्चे देंगे, उनके शरीर पर बाल भी होंगे और वे बच्चे देंगे। राइट है ये। बी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इनके बाहरी कान भी नहीं होते और शरीर पर बाल भी नहीं होते, ये अंडे देते हैं, ये भी राइट है। थर्ड है,
जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। अब ये देखिए जस्ट उल्टा कह दिया कि इनके बाल भी नहीं होते और ये बच्चे देते हैं। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे नहीं बल्कि यहाँ पर अंडे होगा। जिन जानवरों के बाहरी कान, एक मिनट, यहाँ पर देखिए होगा बाल नहीं होते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। यहाँ पर अंडे होगा, वे अंडे देते हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जिन जानवरों के शरीर पर बाहरी कान व बाल होते हैं वे अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर अंडे होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों राइट थे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट होगा? 1 3 2 4 2 3 और 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर बच्चे नहीं बल्कि अंडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ये भी देखिए क्वेश्चन आया है सीटेट फरवरी 2014 में। फर्स्ट कथन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है। बिल्कुल गलत है। बताया गया था अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इसमें यह समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। नेक्स्ट है लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। राइट है ये, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये भी राइट है। जब मधुमक्खियों का पालन करेंगे, शहद का भंडारण करेंगे, तो उसके लिए बक्सों की आवश्यकता होगी। बक्सों में ही मधुमक्खियों का पालन किया जाएगा, उनको खुला तो छोड़ा नहीं जाएगा, नहीं वो भाग जाएंगी, उड़ जाएंगी। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये भी राइट है। मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए मीठा घोल चाहिए, या तो वो फूलों से रस ढूंढ कर लाएँ या तो चीनी से मीठा घोल बनाकर रखा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4, तीनों राइट हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली कौन सी चीज़ें मिलेंगी? सीटेट फरवरी 2014 में ये भी क्वेश्चन आया है। ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल, छोला भटूरे और लस्सी, इडली चटनी और वड़ा चटनी, पूरी साग और ठंडा दूध। यहाँ पर पूछ रहा है अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद है, तो वहाँ कौन सी चीज़ें अधिकतर मिलेंगी? बताया गया था ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब यहाँ पर पूछ रहा है केरल में ट्राली, बल्लम, जुगांडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केरल में बच्चे बल्लम, जो लकड़ी की बनी एक नाव होती है, उसका प्रयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 निम्न में से किसके लिए था? किसके लिए था? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना था RTE एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बल्लम क्या होता है? एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, एक प्रकार की नाव, एक प्रकार का हथियार, या एक प्रकार का घर? बल्लम जो होती है लकड़ी की बनी नाव होती है जो केरल में चलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, या राजस्थान में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में या रेगिस्तानी इलाके में खिजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर पृथ्वी पर अब नहीं है? हाथी, बैल, डायनासोर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जानवर नहीं है पृथ्वी पर? डायनासोर। ये अब विलुप्त हो गए हैं, बहुत साल पहले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी धाम है कहाँ है? गांधी धाम जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, गुजरात। गांधी धाम जो है वह है गुजरात में। अहमदाबाद, गांधी धाम और वलसाड, ये तीनों ही गुजरात में बताए गए थे, तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन को हम लोग मौसी कहते हैं, लेकिन मलयालम में उसको क्या बोलते हैं? बताया गया था वलियम्मा, अम्मूमा, मौसी या नानी। यहाँ पर मलयालम में पूछ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मूमा बोलते हैं मलयालम में, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंडगांव का संबंध है। मंडगांव कहाँ पर बताया गया था? गोवा, राजस्थान, गुजरात या केरल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मंडगांव का संबंध गोवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्राली, बल्लम, ऊँटगाड़ी या बैलगाड़ी। तो लद्दाख में जो बच्चे होते हैं वह स्कूल जाने के लिए ट्राली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ट्राली के बारे में विस्तृत रूप से बताया जा चुका है स्टार्टिंग में, कैसे होता है, क्या होता है उसमें। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्यायों के साथ मिलेंगे, जिसमें क्लास 4 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।